ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा का जो अनुपलब्धि परिच्छेद है उस अनुपलब्धि परिच्छेद पर विचार कर रहे हैं। तो अभाव के प्रमा के प्रति अनुपलब्धि जो है प्रमाण है ये कहा था, ठीक है ना। अनुपलब्धि प्रमाण अभाव प्रमा के प्रति कारण है ये चीज कही थी, ठीक है ना। तो अनुपलब्धि कैसी होनी चाहिए, तो योग्य अनुपलब्धि कहा। योग्य अनुपलब्धि का लक्षण बनाया था ठीक है ना। ये क्या है, जिसमें प्रति इस प्रकार का प्रतियोगिकत्व जिस अनुपलब्धि में है वही क्या है, उस योग्य अनुपलब्धि को क्या मान लिया, अभाव के प्रति प्रत्यक्ष। घटा भाव की जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसके प्रति क्या मान लिया, कारण है, ये मान लिया था, ठीक है ना। ये सारी बात बताई थी। और पिशाच का जो भेद है, ठीक है ना, पिशाच का भेद कहाँ पर, में जो पिशाच। देखिए एक आत्यंताभाव और अन्योन्याभाव में, अन्योन्याभाव में अधिकरण की योग्यता प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए, हाँ अधिकरण की, और अत्यंता भाव में प्रतियोगी योग्य होना चाहिए, प्रतियोगी योग्य होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों में भेद है। इसलिए वह पिशाच का जो भेद है, ठीक है ना, पिशाच का भेद कहाँ प्रतीत हो रहा है आपको, स्तंभ में प्रतीत हो रहा है। तो वहाँ पर पिशाच की प्रत्यक्ष भेद, वो जो अधिकरण उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर पिशाच का भेद भी आपको ये होता है, प्रतीति हो जाती है। और अंधकार में क्या होता है, अंधकार में घट यदि अत्र घटस्या तरी उपलब्धेत, इस प्रकार की प्रतीति आप नहीं हो सकती है, वहाँ उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर योग्यता नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब अधिकरण की प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ, और प्रतियोगी का भी प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अभाव का जो प्रत्यक्ष है वो अनुपलब्धि से नहीं होता है, क्योंकि वह योग्य अनुपलब्धि नहीं है। इतना ही बताना, क्या बताना, योग्य अनुपलब्धि, ठीक है ना। यदि अत्र घटस्या तरी भविष्येत् उपलब्धेत, इस प्रकार की जो उपलब्धि है, उपलब्धि वहाँ नहीं बनेगी। उस प्रकार की उपलब्धि का अभाव क्या है, अनुपलब्धि, तो उस प्रकार की उपलब्धि नहीं होगी वहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, ये कहा। तो ये इतना सिद्ध हो गया कि अभाव की प्रमा के प्रति अनुपलब्धि क्या है, योग्य अनुपलब्धि क्या है, करण है, ये सिद्ध हो गया। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अनुपलब्धि जो है आप करण मान रहे हैं, उसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष जो इंद्रिय आदि है वही अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति करण मान लीजिए, ठीक है ना। ये नैयायिक अब यहाँ पर शंका करेगा, ठीक, ये बात है यहाँ से। तो ननु उक्तरीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम त्वद अभिमतम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अधिकरण आपको, आपके मत में क्या है, अभाव का प्रत्यक्ष किससे हो रहा है, वेदांति के मत में अभाव के प्रत्यक्ष अनुपलब्धि से हो रहा है। तो कहे घटा भाववत भूतलम, यहाँ पर क्या है, घटा भूतल में घटा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। इस घटा भाव के प्रत्यक्ष प्रतिकरण कौन हो गया, अनुपलब्धि हो गया। तो अनुपलब्धि से घटा भाव का ज्ञान होता है, ठीक है। तो कहीं भूतल का ज्ञान किससे होता है, तो क्या अनुपलब्धि से होता है क्या, तो कहेगा नहीं, किससे होता है, प्रत्यक्ष से होता है। तो भूतल के प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रियकरण मान लिया आपने, ठीक है ना। और इससे ये साबित होता है, इससे ये भी बात आ रही है कि जहाँ पर अधिकरण, इंद्रिय का अधिकरण के साथ सन्निकर्ष है, ठीक है ना, वहीं पर क्या होता है, अनुपलब्धि के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है। जहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं, ननु उक्त रीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष, अधिकरण और इंद्रिय का सन्निकर्ष स्थल में जहाँ पर हो रहा है वहीं पर अभावस्य अनुपलब्धि गम्यम तदाभिमतम, वहीं पर
अभाव में अनुपलब्धि गम्यत्व है। तो कहाँ पर, जहाँ पर इंद्रिय आदि का इंद्रिय का अधिकरण के साथ सन्निकर्ष। आप कहते हैं यदि अत्र घटस्य तरी उपलब्ध न उपलब्धि नहीं है, इसलिए वहाँ पर घटाभाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको अधिकरण का प्रत्यक्ष की आवश्यकता है ना। अधिकरण का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष अभिमत है आपको। अब नहीं मानोगे तो यदि यहाँ घट है तरी उपलब्ध, ऐसे 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 नहीं बना कर सकते ना। तो आपको यहाँ ये आप ये मान ही रहे हैं कि अधिकरण के साथ जहाँ पर इंद्रिय का सन्निकर्ष है, अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर उस अधिकरण में प्रतीत होने वाला जो अभाव है वो अनुपलब्धि गम्य है। ये आप तो मान रहे हैं। तो अधिकरण के प्रत्यक्ष के प्रति आपने इंद्रियों को करण मानना पड़ा वहाँ आपको, मान रहे कि नहीं? ये करें उक्त रीत्या उक्त जैसे कथन से अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थल में, जहाँ पर अधिकरण और इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है वहाँ पर ही अभाव जो है अनुपलब्धि गम्य है। तो अभिमतम, ये आपको क्या है, अभिमत ये सिद्ध हो गया। तो भूतल आदि अधिकरण के, ठीक है ना, प्रत्यक्ष के प्रति आपने करण किसको मान लिया? इंद्रिय और भूतल सन्निकर्ष, इंद्रिय को करण, इंद्रिय को मान लिया, ठीक है ना। और अभाव के प्रत्यक्ष प्रतिकरण किसने? तो आपको दो करण मानने पड़े, गौरव है। इसके अपेक्षा ऐसा कीजिए, इंद्रिय को ही अभाव के प्रति भी करण मान लीजिए। अभाव का भी प्रत्यक्ष किससे होता है? इंद्रिय से होता है। अनुपलब्धि को करण मानने की क्या जरूरत है? और इंद्रिय जो करण है कृप्त है, पूर्व निश्चित है। इंद्रिय ही करणत्वेन पूर्व में ही निश्चित है, इंद्रिय करण है। तो वो कहेगा कैसे, वो अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय से कैसे होगा? ठीक है ना, अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय से कैसे होगा? क्योंकि जिस वस्तु के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, ठीक है ना, जिस वस्तु के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है उसी वस्तु को इंद्रिय क्या करता है? ग्रहण करता है जी। तो क्या अभाव का तो कोई सन्निकर्ष नहीं है इंद्रिय के साथ, तो इंद्रिय उसमें करण कैसे बनेगा? अभाव प्रत्यक्ष के प्रति। बात समझ में आ रही? जिस वस्तु के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा उसी का प्रत्यक्ष होगा ना इंद्रिय के द्वारा, अन्य का नहीं। तो अभाव का तो सन्निकर्ष है ना, वो कहेगा नहीं होगा। चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष होगा, चक्षु से संयुक्त हो जाएगा आपका भूतल, उसमें विशेषण कौन है? घटाभाव। तो चक्षु संयुक्त विशेषणता रूप सन्निकर्ष से, ठीक है ना, तो इंद्रिय का चक्षु संयुक्त विशेषणता रूप सन्निकर्ष इसके साथ अभाव घटाभाव के साथ होगा। तो अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा ही होगा। तो इंद्रिय को ही करण मान लीजिए, अनुपलब्धि को क्यों करण मानना है बार, ठीक है ना। तो अनुपलब्धि को करण, इंद्रियों को तो आप सहकारी इंद्रियों को तो भूतल के प्रत्यक्ष प्रतिकरण मानना ही पड़ेगा आपको, मानना ही है ना। तो इसके लिए अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति भी मान लीजिए ना, तो दोनों के प्रति एक ही करण हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और यदि आप अभाव के प्रत्यक्ष प्रति अनुपलब्धिकरण मानोगे और भूतल के प्रत्यक्ष प्रति इंद्रिय करण, तो उसमें क्या है? गौरव है, गौरव है, गौरव दो मानने पड़ेंगे ना। तो इसलिए कह रहा है कि आप क्या मान लीजिए, इंद्रिय जो प्रसिद्ध इंद्रिय वो करण उसी को मान लीजिए। और दूसरी बात है अन्वय व्यतिरिक्त, इंद्रिय का अन्वय व्यतिरिक्त भी देखा जाता है। जहाँ पर इंद्रिय होगी वहीं पर अभाव का प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय नहीं होगी तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये भी देखा जाता है। इंद्रिय का सन्निकर्ष भूतल के साथ वहाँ होगा उधर, तभी क्या हो जाएगा? अभाव का प्रत्यक्ष होगा। यदि इंद्रिय नहीं, इंद्रिय नहीं माने इंद्रिय का अन्वय व्यतिरिक्त इंद्रिय नहीं होगी, ठीक है ना। इंद्रिय आप मतलब इंद्रिय ढक लिया आपने, इंद्रिय बंद कर दिया आपने, चक्षु इंद्रिय को क्या किया? ढक लिया, बंद कर दिए, तो आपका अभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होगा। तो ये अन्वयत्रिक इंद्रिय सत्व अभाव सत्व, अभाव प्रत्यक्ष सत्व, इंद्रिय अभाव अभाव प्रत्यक्ष अभाव, ये अन्वय व्यतिरिक्त भी देखा जाता है। और अन्वय व्यतिरिक्त से कार्य कारण भाव का निश्चय होता है। इसलिए करण रूप से आप किसको स्वीकार करेंगे? इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय को ही क्या मान लीजिए? अभाव प्रत्यक्ष करण मान लीजिए, न कि अनुपलब्धि। ये पूर्व पक्ष पूरा, ठीक। तो इसी को कह रहे हैं नय को नहीं उठा है, ठीक। ननु उत्तरीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वं तदभिमतम्। तत्र माने अभाव, तत्र माने अभाव प्रत्यक्ष स्थल में, ठीक है। कृप्त इंद्रियमेव अभावाकार वृत्तोपि कारण, कृप्त माने निश्चित, कारणत्वेन अभिमत,
जो क्लुप्तवानी कारणत्वेन अभिमत जो इंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, वही अभावाकार वृत्ति बने, अभाव का प्रत्यक्ष के प्रति भी उसको करण मान लीजिए, ठीक है ना। उस अनुपलब्धि को क्यों करण मानना है फालतू में, ठीक है, गौरव हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि भूतल के प्रति तो आपको इंद्रिय करण मानना ही पड़ेगा, तो इंद्रिय, ठीक, ये समझ में नहीं भूतकरण। और दूसरी युक्ति दिया उसने, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात् अनुरोधात्, ठीक है ना, इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक भी देखा जाता है, अनुरोध से भी, इंद्रिय के अन्वय व्यतिरेक के अनुरोध से भी क्या होता है, तो इंद्रियकरण ये सिद्ध हो रहा है। इंद्रिय सत्वे घटाभाव प्रत्यक्ष सत्वम, इंद्रियाभाव है घटाभाव प्रत्यक्ष, घटाभाव प्रत्यक्ष का अभाव, ठीक है ना। इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक से भी इंद्रियीकरण है ऐसा मान लीजिए। इति चेत न, ऐसा नहीं कर, ठीक है ना, इति चेत न, अब न इस यहाँ से उत्तर देगा, ठीक है ना। तो कह रहे भैया देखिए आपने क्या कह दिया, इंद्रिय क्या प्रत्यक्ष के प्रति करण मान लिया, इंद्रिय अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय को करण मान लिया आपने, परंतु ये इंद्रिय होने पर भी अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है कहीं। अब जैसे आप यहाँ पर घटपट आदि दिख रहे पड़े हैं, ठीक है ना, मोबाइल है घटपट आदि पड़े, तो इंद्रिय है, अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इंद्रिय सत्व घटा दिया अभाव प्रत्यक्ष, ये बनेगा क्या आपका, तो कहेगा भैया, वो भी कहेगा, वह भी कहेगा कि वहाँ भी इंद्रिय तो करण है कहे, परंतु उसमें सहकारी कारण हम मानते कहे, क्या अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते हैं, ठीक है, हाँ, इंद्रिय तो करण है, तो उसका साधन सहकारी कौन कारण, अनुपलब्धि को मानते। यहाँ पर इंद्रिय का घटादि होने, भूतल में घटादि होने पर, इंद्रिय का उनके साथ सन्निकर्ष होने पर अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि घट की अनुपलब्धि नहीं हुआ, घट की उपलब्धि है, तो सहकारी कारण का अभाव है, योग्य अनुपलब्धि नहीं है। बात समझ में, योग्य अनुपलब्धि है, भूतल में घटपट आदि है, तो इंद्रिय सत्वे घटाभाव सत्व में कहा था, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए, वेदांति कहेगा, तो कहेगा ऐसा नहीं, वह योग्य अनुपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि माने घट उपलब्ध हो रहा है, घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट की अनुपलब्धि नहीं हो रही है, तो योग्य अनुपलब्धि नहीं है, और उस योग्य अनुपलब्धि के प्रति हम क्या मानते हैं, सहकारी कारण मानते हैं, ठीक है ना। इंद्रिय का सहकारी कारण है, तो वो नहीं हो रही, वहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। बात समझ में, हाँ, इसलिए प्रत्यक्ष वहाँ नहीं हो रहा है कहेगा। तो कह रहे हैं कि देखिए वेदांती कहेगा, देखो तुम अनुपलब्धि को कारण रूप से, सहकारी कारण रूप से तो स्वीकार ही कर ही रहे हो ना, क्या नहीं कर ही रहे स्वीकार, तो स्वीकार कर रहे हो उसको, ठीक है ना, और इंद्रिय को भी स्वीकार कर रहे हो, करणत्वेन भूतल के प्रति इंद्रिय को करण स्वीकार कर रहे हो, और इसको आप सहकारी कारण मान रहे हो, तो ये सहकारी कारण तो तुम मान ही रहे हो ना, अनुपलब्धि को सहकारी कारण मान ही रहे हो, तो सहकारी तुम कारण मान ही रहे हो, तो ये भी क्या है, निश्चित कारणत्वेन, निश्चित है कि ना, अनुपलब्धि भी कारणत्वेन निश्चित है पहले से होगी, तो उसी को तो हम मान रहे हैं, उसी को हम, बस तुमने कारण माना, उसको हम कारणत्वेन उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो गौरव कहाँ से आएगा। अब यदि हम कोई नई बात करते, ठीक है ना, नया प्रमाण मानते कोई, तब जाके गौरव आता ना, ये तो पहले निश्चित ही है कारण, अभाव के प्रति कारणत्वेन ये निश्चित है, कौन, अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि निश्चित है कि नहीं, वो तो कोई नई बात तो नहीं कह रहे ना, तो वो निश्चित है, बस तुम सहकारी कारण मान रहे, बस हम उसमें एक कल्पना कर रहे कि वो करण है, ठीक है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, करण मान रहे हैं, उसी को कह रहे, देखिए, ठीक है, इति चेतना तत्प्रतियोग्य अनुपलब्धेपि अभाव ग्रहे हेतुत्वेन कृतत्वेन कारणत्व मात्र से कल्पना, कारणत्व रूप से आपने कल्पना की उसकी, ठीक है, तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे है, तत्प्रतियोगी घटाभाव का जो प्रतियोगी है, उस प्रतियोगी के अनुपलब्धि को भी अभाव ग्रहे, अभाव के प्रत्यक्ष में हेतुत्वेन कृत है क्या नहीं, वो कौन, इंद्रिय, कौन, अनुपलब्धि, तत्प्रतियोगी अनुपलब्धि भी, तत्प्रतियोगी जो तत्प्रतियोगी माने घटाभाव का जो प्रत्यक्ष है, उसका प्रतियोगी जो घट है, उस प्रतियोगी के अनुपलब्धि को भी अभाव के ग्रह में कृतत्व हेतुत्वेन कारणत्वम, निश्चित रूप से पूर्व निर्धारित रूप से कारणत्व मात्र से कल्पना, कारणत्व रूप से उसकी कल्पना तो आपने कर ही दी, तो बस हम क्या कर रहे हो, हम इन कल्पनात्, अरे यह पाठ
छोटा है क्या कुछ? एक इंद्रिय मिनट। से चाह कृतत्वेन का, हाँ कृतत्वेन, एक मिनट रुको थोड़ा, अभाव ग्रह हेतुत्वेन, हाँ सॉरी, या कारण तो पाठ है, करण तो हमारी इसमें थोड़ा गलत पाठ है, करण तो पाठ होना चाहिए वहाँ। करणत्व मात्र से कल्पना, हेतुत्वेन करो, हेतुत्वेन क्या है, आपने पहले स्वीकार कर दिया उसको, कारणत्वेन स्वीकार कर दिया, बस हम क्या कर रहे हैं, करणत्व मात्र से कल्पना, उसमें करणत्व कल्पना मात्र कर रहे हैं, तो हमारे इसमें गौरव कहाँ से? कारण था तो पहले आपने स्वीकार, बस हम उसमें क्या करणत्व मान रहे हैं उसमें, ठीक बात समझ में? इसलिए अनुपलब्धि ही करण है और इंद्रिय करण नहीं है। क्यों नहीं? अभी और युक्ति दे रहा है, इंद्रिय अभाव प्रत्यक्ष प्रतिकरण क्यों नहीं, और बता रहा है, ठीक है ना? इतना समझ में आया? तो करण तो मात्र से कल्पना, इंद्रियस्य च अभावेन सह, ठीक, इंद्रियस्य च अभावेन सह सन्निकर्ष अभावेन अभाव ग्रह अहेतुत्वात् इंद्रिय अनुव्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षिणत्वेन अन्यथा सिद्ध है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? इंद्रियस्य च अभावेन, इंद्रिय करण नहीं, इंद्रिय कारण भी नहीं हो सकता है, तो करण की बात तो दूर ही की है, क्यों कारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो पहले बताया जैसे इंद्रिय का विषय के साथ जब संबंध होता है तभी इंद्रिय उसका प्रत्यक्ष कराती है, ये तो नियम बताया था। कह रहे कि इंद्रिय का उस घटाभाव, घटपट आदि के साथ तो सन्निकर्ष देखा जाता है, सामने रूप से संयोग आदि सन्निकर्ष तो हम देखते हैं, सन्निकर्ष हो रहा है घटपट आदि, पर इंद्रिय का अभाव के साथ कभी सन्निकर्ष नहीं होता है। इंद्रिय का अभाव तो अभाव पदार्थ, तो इसके साथ तो कोई सन्निकर्ष दिख नहीं रहा हमको। घटपट आदि के साथ सन्निकर्ष है भाव पदार्थ, पर अभाव पदार्थ के साथ इंद्रिय का कोई सन्निकर्ष नहीं होता है। इसलिए अभाव के साथ अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है, न होने से वो कारण भी नहीं है, वहाँ पर हेतु नहीं बन पा रहे, ठीक है ना? उसी कह रहे हैं कि जैसे देखिए, इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्ष अभावेन अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, इंद्रिय का अभाव के साथ सन्निकर्ष न होने से, सन्निकर्ष अभावेन अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, अभाव के ग्रहण के प्रति क्या है वो? अहेतु है, हेतु नहीं है, हेतु नहीं तो वो करण कहाँ से बनेगा? तो कहेगा वो सन्निकर्ष नहीं है, नहीं मानते क्या? चक्षु संयुक्त विशेषणता से कहे वो तो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष तो हम मानते ही नहीं, क्योंकि सन्निकर्ष का जो लक्षण बना है, सन्निकर्ष का लक्षण क्या है? अरे सन्निकर्ष का लक्षण पूछ रहा हूँ मैं, संबंध, सन्निकर्ष संबंध का लक्षण क्या होता है? उभय वृत्ति हो, एक हो, दृष्ट उभय, हाँ, संबंध ही संबंधिभ्याम भिन्न एकत्व, हाँ चलिए समझ में आने इतना है, तो संबंध होता है। अभी विशेषण भाव इसका लक्षण हो, विशेषण भाव जो संबंध स्वीकार करते हैं उसमें तो ये लक्षण जाता ही नहीं, और इस प्रकार का जो संबंध तुम मान रहे हो चक्षु संयुक्त विशेषणता आदि सन्निकर्ष, तो हम मानते ही नहीं, हमारे मत में वो सन्निकर्ष है ही नहीं। तो चक्षु का घटाभाव के साथ सन्निकर्ष ही नहीं हुआ तो चक्षु इंद्रिय घटाभाव का ग्रहण करेगा? घटाभाव के प्रति कारण होगा वो? कारण ही नहीं होगा तो करण कहाँ से होगा? इसलिए उस घटाभाव के प्रत्यक्ष के प्रति करण रूप से हम कौन स्वीकार करेंगे? अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि, घट की योग्य अनुपलब्धि। अब जहाँ पर घट की योग्य अनुपलब्धि सिद्ध है, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है आपको, वहाँ पर सीधा है वह भाव का प्रत्यक्ष होता है आपको। तो इसलिए घटानुपलब्धि ही क्या है? करण है, किसके प्रति? अभाव, ठीक है ना? एक है देखिए, हाँ, इंद्रियस्य च अभावेन सन्निकर्ष अभावेन अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, अभाव ग्रह के प्रति हेतु नहीं तो करण कहाँ से होगा वो, ठीक है ना? तो कहे जो हमने अन्वय व्यतिरेक बताया था वो उसका क्या करोगे आप? इंद्रिय होने पर अभाव का प्रति होगा, इंद्रिय नहीं होने पर, तो कहे वो जो अन्वय व्यतिरेक जो होता है ना, कहे जैसे अन्वय व्यतिरेक होने से भी कारण का केवल निश्चय नहीं होता है, वो अन्यथा शुद्ध शून्य भी होना चाहिए। एक भी बात, हाँ ये भी बात समझिए। अब ये भी तो होता है, ठीक है ना? वो अन्यथा सिद्ध भी नहीं होना चाहिए। रासव सत्वे घट सत्वम, रासव अभावे घटा, ठीक है ना? तो इतना यहाँ पर इतना ही बताना है, चलिए वो दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इतना ही समझिए, जो इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक बताया है, कह रहे
तो इंद्रिय का अन्वय व्यतिरिक भूतल आदि अधिकरण के प्रत्यक्ष के प्रति ये होता है। मतलब इंद्रिय होने जब होगा तब भूतल का प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय नहीं होगा तब भूतल का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो वो अधिकरण में ही वो उपक्षीण हो जाता है। वही कह रहे इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक हो, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक का अधिकरण ज्ञानादि अधिकरण का ज्ञान कराने से ही वो क्या होते हैं, उपक्षीण होते हैं, उसकी शक्ति वहीं से समाप्त होती है। एक कार्य को पैदा किया तो वो अन्य कार्य के प्रति वो कारण नहीं बन जाते बाद में, ठीक है ना। वो उनकी शक्ति क्या होती है, एक तरह से क्षीण हो जाती है। क्षीण होने से क्या है वो बात समझ। तो वो अब एक बार भूतल आदि के ज्ञान के प्रति ज्ञान करा करके वो उपक्षीण हो गई। अब घटाभाव के प्रति वो कारण नहीं माने, वो घटाभाव के प्रत्यक्ष के प्रति उनको क्या माना जाएगा, अन्यथा सिद्ध माना जाएगा। जैसे ठीक है ना, दंडगत रूप आदि है, ठीक है ना। दंडगत रूप नहीं, यहाँ पर तर्क भाषा में एक जगह आया था, क्या दृष्टांत दिया था उसने, वो उसमें कारण होने पर भी दृष्टांत याद नहीं आ रहा मुझे। तो मतलब वो उसके प्रति कारण हो करके फिर उसके प्रति कारण नहीं होते, अन्य के प्रति इस प्रकार से। एक बार जो कारण बन गया दूसरे हाँ, दूसरे के प्रति कारण नहीं होता है, वो उतने तक ही उपक्षीण हो जाता है, फिर अन्य के प्रति कारण नहीं होता है। अब उसका दूसरा अब कोई है, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ आया है तर्क भाषा में, अब याद नहीं आ रहा है स्मरण में। तो वहाँ पर बताया था कि एक मतलब एक कार्य को जब पैदा करता है तो अन्य कार्य के प्रति उसकी कारणता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इंद्रिय जो है भूतल का प्रत्यक्ष कर करके वो क्या होती है, उपक्षीण, उसका उतना ही कार्य वो करके उपक्षीण होती है। फिर अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो वहाँ पर अनुपलब्धि प्रमाण माना। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ क्या नहीं। इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अधिकरण, इंद्रिय के अन्वय व्यतिरेक का अधिकरण ज्ञान में ही वो उसमें ही उसका उपक्षीण है, उसमें ही उनका अन्वय व्यतिरेक दिखाना है। घटाभाव अभाव प्रत्यक्ष के प्रति नहीं, ठीक है ना। उपक्षीणत्वेन अन्यता सिद्ध है, उसमें क्या है, वो अन्यता सिद्ध है। घटाभाव प्रत्यक्ष में क्यों नहीं दिखाना है, क्या घटाभाव प्रत्यक्ष? अरे घटाभाव प्रत्यक्ष में अभी बताया ना, अन्यता सिद्ध है। घटाभाव जो है क्या कहा, घटाभाव प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय कारण ही नहीं बने तो करण कैसे बनेंगे, ये बताया ना अभी। अरे भाई कारण ही नहीं बन रहे तो करण कहाँ से बनेंगे। पहले वो भूतल का प्रत्यक्ष करने करण वहाँ उपक्षीण हो गए, वो इंद्रिय का भले ही वहाँ अन्वय व्यतिरेक हो, वो तो सहकारी मानती है ना। ऐसा नहीं कि इंद्रिय नहीं मानते, इंद्रिय जैसे न्याय मत में अनुपलब्धि को सहकारी मानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी वेदांत इंद्रिय को सहकारी तो मानते हैं, पर इंद्रिय सहकारी कहाँ तक है, भूतल का ज्ञान करने तक। अभाव के उसका कोई मतलब नहीं, ठीक बात समझ में, क्योंकि अभाव के साथ उसका सन्निकर्ष नहीं होता है। बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही, चलिए अच्छी बात है, ठीक है ना, आ रही तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी और शंका कर रहे, देखिए क्या करें, ननु भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभवस्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्व उभयवादी सिद्धम इति तत्र वृत्ति निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभावच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्राभिन्नतया घटाभावस्य प्रत्यक्ष रूपता एव, ठीक है ना। घटाभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धांति, ये आगे पाठ है, ठीक है ना। वो नीचे भी बैठता है ना, ये नीचे भी बैठता है ना, वो प्रवचन में वो कुछ करता है बीच में, पता नहीं कैसा है तुम, ठीक है ना। ठीक ठाक शांति से बैठा करो, ठीक है। चलिए नीचे भी इतने बड़े स्वामी जी है, उनकी पालती थोड़ा सा नींद आती है, नींद आती है तो आज तो इतनी खतरनाक नींद आ रही है। पीछे बैठा करो थोड़ा सा, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, कटे काटने पड़ेगा सारी चीज। ननु भूतले घट इत्यादि अभावानुवस्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्व उभयवादी सिद्धम, ठीक है ना। भूतलवादी दोनों आदि को सम्मत है, ठीक है ना। जिस समय कह रहे हैं घटाभाव का भी प्रत्यक्ष होता है और भूतल का भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, ये कहना चाह रहा है। और घटाभाव का भी प्रत्यक्ष हो रहा है और भूतल का भी प्रत्यक्ष हो रहा है,
अब प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रत्यक्ष के प्रतिकरण कौन होता है? इंद्रियाकरण होती है, ये नियम है। तो इंद्रिय कोई करण मान लीजिए, इस प्रकार की आगे ये पूरे शंका का भाव है। ठीक है ना। घटाभाव का भी क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे भूतल का प्रत्यक्ष तो उभयवादी सम्मत है। ठीक है, उसी प्रकार घटाभाव का भी प्रत्यक्ष सिद्धांत में भी घटाभाव का प्रत्यक्ष है। घटाभाववत भूतलम, यहाँ पर घटाभाव का जो ज्ञान है कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये जो प्रत्यक्ष है सिद्धांत भी सम्मत है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन होता है? तो कहेगा इंद्रिय। तो इंद्रिय करण मान लीजिए आप, ये पूरी शंका का भाव है। ठीक, समझ। ठीक, ननु भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभवस्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्व उभयवादी सिद्धम। ठीक है ना। भूतले घटो न, अब ये बताइए भूतले घटो न, अब आप लोग बताइए ये अत्यंत अभाव है कि अन्य भाव है? भूतले घटो न अन्योन्य भाव। कौन सा है? अत्यंत भाव नहीं है। क्यों अत्यंत अभाव है? संदीप अकेला बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। नहीं जानते। ठीक, भूतले घटो नास्ति। अब यहाँ पे त्रिकालिक भाव हो जाएगा और क्या? चलो तुमको पता है कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। अन्य। क्यों अन्य भाव है? अधिकरण का भाव ले रहे हैं ना। हाँ महाराज जी आप बताइए, अब हो गया ना इनको, कौन सा अभाव है ये? ये बहुत जानने की जरूरत है, देख लीजिए कौन सा अभाव है। वो आगे बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है ना। यहाँ अभाव है अत्यंत अभाव। चलिए कोई बात नहीं। यह कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। ठीक है ना। ठीक है, त्रिकालिक भाव है ना। ठीक, अब सुनिए तो यह क्या है? अत्यंत अभाव। अन्य अत्यंत अभाव न, नय का यहाँ भी नय है, नास्ति नय एक ही अर्थ होता है। परंतु जहाँ समान विभक्त्यंत जो पद है, समान प्रथमांत समान विभक्त्यंत जो पद है ना, वहाँ पर जब नहीं आता है तो वहाँ पर अन्य भाव है। ठीक है, जैसे घटो पट घटः पटो, यहाँ पर जो अभाव है अन्य भाव। अब यहाँ क्या करें? भूतले घटो न, या समान विभक्त्यंत के समव्यवहार में न है क्या? नहीं, विषम विभक्त्यंत। इसलिए भूतले घटो न, यहाँ पर ये जो अभाव है कौन सा अभाव लेंगे? भूतले घटे न, अगर ऐसा का प्रयोग कर दे तो भूतले घटे न, ऐसा प्रयोग नहीं होता है, अप्रसिद्ध प्रयोग है और अशुद्ध प्रयोग है। ठीक है, भूतले। चलो हो गया ना। वचन है ना। आता तो कुछ जाता, आता जाता तो कुछ नहीं। ठीक है ना, शांति। हाँ ठीक, कौन सा अभाव है? याद रखिएगा। ठीक है, अभ्यास करते नहीं कुछ नहीं इत्यादि अनुभव स्थले भूतलांश से ये जो अभाव हो रहा है, भूतले घटो न माने भूतल में घटाभाव है। ये इस अनुभव स्थल में भूतलांश से प्रत्यक्षत्व उभयवादी सिद्धम। भूतलांश में ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। भूतल का जो ज्ञान हो रहा है क्या है? उभयवादी को समझ चतुरेंद्र के साथ सन्निकर्ष हो रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? तो प्रयोजक क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? इंद्रिय ज्ञान। रुको, आता तो कुछ नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, प्रयोजक। हाँ, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? मैं बता रहा हूँ, इंद्रिय सन्निकर्षजन्यत्व। क्या एक बार फिर से बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक क्या है? बस चलो हो गया हो गया ना। अरे हो गया ना, नहीं आ रहा है ना, शांत सुनो ना, नहीं आ रहा है ना, पढ़कर भी नहीं आ रहा है ना, अब बता रहा हूँ। चलिए, प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ आगे ये क्या है? ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोग। ठीक, कुछ नहीं बोलना है, मैंने पूछा था, सही पूछा था। ठीक है, हम लोग नहीं यही कभी बताने लगे थे। ठीक है ना, बात समझ में आई ना? तो क्या है? प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक ज्ञान विषयावच्छिन्न, तो वहाँ पर है विषयावच्छिन्न अंतकरण वृत्ति, वहाँ तक है अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और भूतल अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों का एक स्थिति में आभेद होने से वो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो भूतल अंश में वो जो ज्ञान है वो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है ना? तो उभयवादी सम्मत है, ये सिद्ध हो गया इतना। उभयवादी सिद्धमिति
तत्र वृत्ति सिद्धम प्रत्यक्षत्व उभयवादी सिद्धम इति तत्र वहाँ पर भूतल के जहाँ पर भूतल का प्रत्यक्ष हो रहा है वहाँ पर वृत्ति निर्गमन से आवश्यकता है। तो वृत्ति चक्षुरेंद्रिय के द्वारा बाहर जानी चाहिए कि ना, आवश्यक है कि ना वहाँ। तो वृत्ति का निर्गमन वह आवश्यक होने से भूतलावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य वो एक ही है। और उससे अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य भी एक, प्रमात्र चैतन्य और विषय चैतन्य भी एक ही कि नहीं। इसलिए भूतल क्या है? प्रत्यक्ष है। भूतल में प्रत्यक्ष व्यवहार क्यों होता है? प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? अब बोलो, विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? प्रमाण चैतन्य विषय हो गया। तो प्रमात्र अभेद माने प्रमाता का विषय के साथ अभेद। अभेद का अर्थ क्या किया था वहाँ? अभेद का अर्थ क्या किया था वहाँ? प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव। ठीक, चलिए कोई बात। हाँ वाह, सही। तो ठीक है, बात समझे। तो वृत्ति निर्गमन से आवश्यकत्व न भूतल अवच्छिन्न चैतन्य, भूतल अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता के साथ जैसा अभेद है, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के साथ प्रमाता के साथ अभेद है। तो वहाँ पर भूतल भी क्या है? भूतल में भी प्रत्यक्ष था और ज्ञान भी क्या है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। भूतल प्रत्यक्ष होने से ज्ञान भी क्या है? उसका प्रत्यक्ष है। तो भूतल का ज्ञान प्रत्यक्ष, तो वहाँ जैसे होता है कि भूतल अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता के साथ क्या होता है? अभेद होता है। इसलिए उस भूतल में क्या होती है? प्रत्यक्ष विषयता होती है, वो प्रत्यक्ष का विषय होता है। ठीक, प्रत्यक्ष का विषय होता है कि नहीं? अवच्छिन्न। उसी प्रकार चैतन्य तन्निष्ठ माने भूतलनिष्ठ घटाभाव, भूतल में क्या है? घटाभाव। तन्निष्ठ माने भूतलनिष्ठ घटाभाव अवच्छिन्न चैतन्य। घटाभाव है तो घटाभाव अवच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य का प्रमाता के साथ अभेद होगा कि नहीं? अरे भूतल अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता के साथ अभेद हो रहा है, क्योंकि भूतल अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद है। और वृत्ति अंतकरण से भिन्न नहीं है। अंतकरण और वृत्ति एक ही है। तो अंतकरण का और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है। उसी प्रकार प्रमाता का भी उसके साथ क्या? विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है। उसी प्रकार अब वो देखिए, भूतल अवच्छिन्न चैतन्य और घटाभाव एक देश स्थित है कि नहीं? दोनों में। तो भूतल अवच्छिन्न चैतन्य और घटाभाव अवच्छिन्न चैतन्य दोनों में अभेद हो गया। तो दोनों में अभेद, दोनों चैतन्य एक है। तो प्रमाता का भूतल अवच्छिन्न घटाभाव अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होगा कि नहीं? दोनों चैतन्य एक ही हो गए ना। प्रमाता का भूतल अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है, तो घटाभाव अवच्छिन्न चैतन्य के साथ भी क्या हो जाएगा? अभेद हो जाएगा। तो घटा भाव में प्रत्यक्ष विषयता आई कि नहीं? प्रत्यक्ष विषयता आने से वो घटा भाव का जो ज्ञान हो रहा है वो क्या ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। विषय के प्रत्यक्ष होने से ज्ञान भी क्या है? प्रत्यक्ष। तो वहाँ पर क्या है? घटाभाव छिन्न चैतन्य और अंतकरण वृत्ति चैतन्य का वहाँ क्या है? अभेद है। ठीक है, अभेद होने से वो क्या है? ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। घटा भाव का जो ज्ञान है वो कैसे? प्रत्यक्ष है। और घटा भाव भी क्या है? घटा भाव विषय में भी क्या है? प्रत्यक्षता। ठीक, बात समझ आए? तो देखिए, एक है वृत्ति निर्गमन से आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभावावच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्राभिन्नता, प्रमाता के साथ अभिन्न होने से घटाभावस्य प्रत्यक्ष रूपता है ना, घटाभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धांत। सॉरी, घटाभाव में भी घटाभाव में प्रत्यक्षता सिद्धांत में भी क्या है? अभिमत है। घटाभाव क्या है? प्रत्यक्ष है। तो घटाभाव प्रत्यक्ष है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो उसका करण भी कौन होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब घटाभाव के प्रत्यक्ष के प्रति क्या कारण है? घटा अनुपलब्धि कारण है। कैसे कह रहे हैं आप? ठीक है ना, ये शंका कर दी उसने। ठीक है ना। प्रमात्रा भी घटाभाव से प्रत्यक्षता सिद्धांत भी सत्य है। घटाभाव प्रत्यक्ष ही है। घटाभाव प्रत्यक्ष, घटाभाव में प्रत्यक्षता ही, उसका प्रत्यक्ष ही हो रहा है। ठीक है, कोई बात। आप सही कह रहे हैं। परंतु कह रहे हैं कि उसका करण जो है अनुपलब्धि है। ठीक है ना, ठीक है। परंतु प्रत्यक्ष होने पर भी उसका करण कौन है? क्यों है? तो आप बता रहे।
सत्यम सत्य ठीक है क्या अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वेपि अभाव प्रतीति माने अभाव का प्रत्यक्ष प्रतीति माने सॉरी अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी ठीक है तत्करण से अनुपलब्धेरेव मानांतर उसका करण अनुपलब्धि ही मानांतर जो अनुपलब्धि है वही उसका करण है ठीक है ना उसी को करण मानने में कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ना हाँ ठीक है ना वही उसका करण है ठीक है तो कहेगा कैसे भैया करण है उसका क्या नियम क्या है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसके प्रति करण कौन होता है इंद्रिय होता है इंद्रिय करण होता है सन्निकर्ष व्यापार होता है ध्यान से सुना करो थोड़ा ठीक है करण की बात चल रही है आपको सन्निकर्ष की बात आ रही ठीक है बात समझ गए अब कह रहा है कि तो करण होना चाहिए तो कहे ये कोई नियम नहीं है कहे कौन सा नियम कि मैंने जो ज्ञान प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्ष ही करण हो प्रत्यक्ष इंद्रिय की उसमें करणता हो ये कोई आकाट के नियम नहीं कहे आपका वेदांत कह रहा है नहीं इसलिए उसको अनुपलब्धि को करण मानने का भी कोई दिक्कत नहीं है बड़ी समस्या हो रही है यार इसको शुरू कर दिया फ्लाइट मोड में लगा दिया कुछ काम कर रहा था वो इसलिए नहीं लगाया ठीक है चलिए बात समझ में आई तो क्या कह रहा था मैं भूल गया हाँ तो कह रहे कि हाँ प्रत्यक्ष माने अभाव की प्रतीति में प्रत्यक्ष अथवा कहीं दूसरा प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रत्यक्षता में ये जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष चक्षुरादि इंद्रिय ही करण हो ये कोई नियम नहीं है ठीक है ना तो इसके नियम का भी विचार हम पहले भी दे चुके हैं एक जगह उसी को कह रहे हैं ठीक है ना नहीं फलीभूत ज्ञानस्य फलीभूत ज्ञान क्या है मैंने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जो भी ज्ञान हो रहा है फलीभूत ज्ञान है अभाव का ज्ञान घटाभाव का ज्ञान है ठीक है ना फलीभूत ज्ञान से प्रत्यक्षत्वे फलीभूत ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है उस प्रत्यक्षत्व में तत्करण से प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम अस्ति इति न है ना ज्ञान जो फलीभूत ज्ञान है फलीभूत ज्ञान में प्रत्यक्ष होने पर भी उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो ये नियत नहीं है न नियतत्वम अनास्ति ठीक नियतत्वम नास्ति नियत नहीं है ये नियम नहीं है ठीक है क्यों दशमस्तोमस इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्वेपि तत्करण से प्रत्यक्ष प्रमा भिन्न प्रमाणत्वाभिगमात् लग गई कि नहीं पंक्ति दशमस्तोमस इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान तुम ही दसवा हो इस वाक्य से जन्य ज्ञान को होता है अहम मैं ही दसवा हूँ ये ज्ञान होता है तो ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं ज्ञान क्या है मैं दसवा हूँ ज्ञान क्या है परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है भाई उसको कहा तुम ही दसवा हो लेकिन ठीक है आपने वाक्यगत ज्ञान जो होते हैं वो परोक्ष होते ये आए हाँ वो उसी को कह रहे हैं ना तो वाक्य से जन्य ज्ञान होता है वो परोक्ष ही होता है ऐसा नियम नहीं प्रत्यक्ष भी होता है उसी को सिद्धि की है पहले ठीक है यज्ञ में जो स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्य ठीक है ना वो बात है तो ये जो ज्ञान है पहले समझे ना दशमस्तोमसि तुम दसवें हो ये वाक्य का प्रयोग करने पर ज्ञान क्या होता है मैं ही दसवा हूँ ये ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान है अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान है अब प्रत्यक्ष है ये ज्ञान अब ये इंद्रिय जन्य है क्या नहीं तो मतलब जो जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रिय जन्य होना चाहिए ये नियम बना क्या आपका विचार होगा कि नहीं इसमें क्योंकि ये वाक्यजन्य ज्ञान है कैसे ज्ञान है वाक्यजन्य और वाक्य कोई इंद्रिय नहीं है ठीक है इसलिए वाक्यजन्य जो ज्ञान होगा जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वो वाक्य मतलब वो इंद्रिय से ही जन्य हो ये कोई नियम नहीं है बताया ना ठीक नियतत्वम नास्ति दशमस्तोमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान दशमस्तोमसि इत्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान है क्या है मैं दसवा हूँ ये जो ज्ञान है वो क्या है प्रत्यक्ष तो उसमें होने पर भी तत्करणस्य उसका जो करण है प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व अभिगम उसके करण के रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रमाणत्व वाक्य प्रमाण ने अभिगम स्वीकृत किया है
इसमें कुछ अलग पाठ है क्या, देखते नहीं, सही हैं। है। तत्करणस्य वाक्यस्य, देखिए वाक्य से पाठ नहीं दिया है, वाक्य से पाठ होना चाहिए। तत्करणस्य वाक्यस्य, उस जन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होने पर, तत्करणस्य माने प्रत्यक्ष का, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो वाक्य है, उस वाक्य का, वाक्य जो है, वाक्य में प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाणत्व, वाक्य में प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्नत्व, भिन्न प्रमाणत्व स्वीकार है कि नहीं? अरे वाक्य क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय आदि भिन्न, प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न वो वाक्य प्रमाण है कि नहीं? प्रमाणत्व स्वीकार किया है कि नहीं? किसमें? वाक्य में। तो इंद्रिय तो है नहीं हो, तो जो मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वो इंद्रिय से जन्य होगा, ये नियम नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान भले ही हो रहा है, परंतु वो इंद्रिय जन्य नहीं, उसका करण इंद्रिय नहीं, तो उसका करण क्या है? जो अभाव का हमें ज्ञान हो रहा है, सॉरी, जो अभाव का घटाभाव का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी उसका करण इंद्रिय नहीं है। प्रत्यक्ष होने पर भी उसका करण अनुपलब्धि ही है, इंद्रिय नहीं है। क्योंकि ये नियम नहीं कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष हो ये इंद्रिय जन्य हो, ये नियम नहीं है। इसीलिए ठीक बात समझे? तो कह रहे ननु फल वैजात्य बिना कथम प्रमाण भेद चेत न, और कह रहे फल का वैजात्य, फल वैजात्य है, ठीक है ना? क्या कह रहे? फल वैजात्य बिना, फल तो भिन्न नहीं है, दोनों भी प्रत्यक्ष समान है। अभाव का जैसे प्रत्यक्ष है, घट आदि का प्रत्यक्ष वैसे अभाव का प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष तो फल में कोई वैजात्य नहीं, तो प्रमाण भेद कैसे होगा? तो प्रमाण भेद के प्रतिकार में वो मानता है फल वैजात्य, परंतु ग्रंथकार कहते नहीं, फल वैजात्य होने पर ही, फल वैजात्य होने पर भी प्रमाण में भेद हो, ये नियम नहीं। तो प्रमाण भेद का कारण कौन है? हाँ, क्या है? फल वैजात्य बिना कथम प्रमाण भेद इति चेत न, ठीक है ना? वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्य उपपत्ति है। अरे भैया, वृत्ति के वैजात्य से प्रमाण में वैजात्य माने प्रमाण में भेद होता है, ठीक है, न कि फल वैजात्य से प्रमाण का भेद होता है, ठीक है ना? वृत्ति वैजात्य, क्या वृत्ति वैजात्य है? तथा एक के द्वारा दिखा रहे, तथा, ठीक है ना? तथा च घटाभावाकारा वृत्तिर न इंद्रियजन्या इंद्रियस्य विषयेन असन्निकर्षात्, ठीक है, किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतरजन्य इति भवति अनुपलब्धेर मानांतरत्वम। ठीक, अब देखिए कह रहे, देखिए भूतल का, भूतलाकार जो वृत्ति है वो किससे जन्य है? तो इंद्रिय से जन्य, और वो वृत्ति भिन्न है कि नहीं? वृत्ति में वही जाते हैं, भूतलाकार एक वृत्ति है यार, घटाभाववद भूतलम, ठीक है ना? एक क्या है? घटाभावाकार वृत्ति, एक क्या है? भूतलाकार वृत्ति। अब भूतलाकार वृत्ति किससे जन्य है? इंद्रिय से जन्य है। और घटाभावाकार वृत्ति किससे जन्य है? और तो उसी से जन्य है, अनुपलब्धि से जन्य है। तो ये जो वृत्तियां है, वृत्ति में वही जाते हैं कि नहीं? अरे एक घटाभावाकार वृत्ति है और एक क्या है? भूतलाकार वृत्ति वही जाते हैं कि नहीं? तो वही कह रहे क्या? तथा च घटाभावाकार वृत्ति, घटाभावाकार वृत्ति जो है इंद्रिय से जन्य नहीं है, ठीक है ना? इंद्रिय से जन्य नहीं, क्यों? इंद्रिय से विषयेन असन्निकर्ष, इंद्रिय का उस घटाभाव रूप विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है, इसलिए वो जो वृत्ति है इंद्रिय जन्य नहीं है, वो इंद्रिय जन्य नहीं है। और भूतलाकार वृत्ति क्या है? इंद्रिय जन्य। तो इस रूप से इंद्रिय जन्यत्वेन इंद्रिय अजन्यत्वेन वृत्ति में वैजात्य होगा क्या? नहीं वैजात्य हो गया, ठीक है ना? वैजात्य है, इसलिए प्रमाण में भेद है, ये कहेंगे, ठीक है। तो घटाभावाकार वृत्तिर न इंद्रिय जन्य, इंद्रिय से विषय न असन्निकर्ष, इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं, विषय से लेना घटाभाव के साथ, ठीक। किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्य, किससे जन्य है वो वृत्ति? अनुपलब्धि के द्वारा, अनुपलब्धि, घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्य। कौन सी वृत्ति? कौन सी वृत्ति? घटाभावाकार जो वृत्ति है वो किससे जन्य है? घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्य, अनुपलब्धि रूप प्रमाणांतर से जन्य होती है, इसलिए अनुपलब्धेर मानांतर, इसलिए अनुपलब्धि में मानांतरत्व सिद्ध हो गया।
क्योंकि वैजात्य दोनों वृत्ति में क्या है, घटाभावाकार वृत्ति में वैजात्य और भूतालाकार वृत्ति में वैजात्य होने से, इस प्रकार से वृत्ति में वैजात्य होने से प्रमाण में क्या है, भेद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक भेद है, बात समझ में आ गई ना। बस ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तो तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव अभिपुगम्येत। ठीक है ना, ये प्रश्न और उत्तर इतना पूरा कर देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। रहने दीजिए ना, कल हो जाएगा ना। मैं कितनी देर से कह रहा हूँ स्वामी जी से, नींद ठीक है। ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अभाव प्रतीते है प्रत्यक्षे घटवती घटाभाव भ्रम। ये बोलने वाले हैं, यहाँ से कल करेंगे हम। मैं भी सोचा आप पढ़ रहे हैं, बोलेंगे कि इसका हम कल करेंगे, लेकिन आप तो पढ़े चले जा रहे। तो 45 मिनट भी नहीं हुए, 45 मिनट भी हुए हैं, स्वामी पूरा जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा ना। कोई वीडियो कम करिए, कोई वीडियो कम डालेंगे तो लोगों को ये होगा, अरे कम कहा बीमारी किसको देखते हैं। ऐसा कोई सब कुछ अरे इतना करोगे तो पाठ जल्दी पूरा हो जाएगा ना। अरे पाठ तो आपका पाठ है आप लोगों का आज? जी मैम, ऐसा नहीं। कितने बजे है? 4 बजे। अरे 10 मिनट डोल डालो, लहसुन का इत्यादि करेंगे। जी सही बात। दो लाल बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई ओ